मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 समास। तो हमने समास की परिभाषा और समास के भेद कर लिए। आज हम करते हैं उसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो बेटा हम सभी समास के भेद कर चुके हैं। अब एक बार इनमें अंतर समझते हैं दो समास में कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास है, उसमें क्या अंतर है। क्योंकि जो कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है, इसमें कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो दोनों में ही आते हैं, कर्मधारय में भी और बहुव्रीहि में भी। तो हम विग्रह के द्वारा इनमें अंतर कर सकते हैं। तो कुछ समासिक पद ऐसे होते हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों के उदाहरण हो सकते हैं। इनके अंतर को समझना आवश्यक है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि जो बहुव्रीहि समास है में किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है। कि जो कर्मधारय समास है वो हमने पढ़ा था कि उसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि जो बहुव्रीहि समास है उसके अंदर किसी अन्य यानी तीसरे पद की ओर संकेत होता है। विग्रह करने से यह अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे कमल नयन में कमल उपमान है और नयन उपमेय है, तो कमल के समान नयन, अतः यहाँ पर क्या हो गया आपका कर्मधारय समास। पीताम्बर में पीले अंबर है जिसके अर्थात श्री कृष्ण की ओर संकेत किया गया है, तो ये क्या हो गया बहुव्रीहि समास। अब अगर आप इसी को देखें कि पीताम्बर है, पीले अंबर है जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि। अगर हम पीताम्बर का दूसरा विग्रह करते हैं कि पीला है जो अंबर, तो ये किस में आ जाएगा आपका कर्मधारय समास में। फिर है द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो कई बार किसी शब्द में इन दोनों के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पर विग्रह करने पर स्पष्ट हो जाता है। जैसे दशानन, इसमें पहला पद संख्यावाची होने के कारण इसमें द्विगु समास होने का भ्रम उत्पन्न होता है, पर जब किसी अन्य की ओर संकेत किया जाता है तो वहां पर क्या हो गया आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो दशानन में पहला पद तो संख्यावाची है, लेकिन हम यहाँ किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, तीसरे पद यानी रावण की ओर। तो द्विगु समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य का काम करता है, जबकि जो बहुव्रीहि समास है उसमें सारा पद ही विशेषण का काम करता है। जैसे एक उदाहरण है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, और 4 भुजाओं का समूह क्या हो गया, वो आपका द्विगु समास। अब है आपके आगे, पहले आओ दोहराए देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की विधि समास कहते हैं। इस विधि से बना पद नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का विग्रह करके पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद है वो प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। द्विगु समास में पहला पद है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान स्तर के होते हैं। बहुव्रीहि समास में किसी अन्य पद की ओर संकेत होता है। अब है हमारा पहला प्रश्न, समास किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो समास की परिभाषा क्या है बेटा, हमने पढ़ी है कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो उत्तर है हमारा परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न, समस्त पद और समास विग्रह से आप क्या समझते हैं। समस्त पद और समास विग्रह से क्या समझते हैं। तो समास से बने पद को सामासिक पद कहते हैं, यानी समस्त पद कहते हैं। समास से बने पद को क्या कहते हैं, सामासिक पद या समस्त पद। और समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका समास विग्रह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास की कुल कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये उदाहरण मैंने आपको कुछ दे रखे हैं, साथ साथ में विग्रह भी कर रखा है। जैसे आजीवन, जीवन भर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, चौराहा, 4 राहों का समाहार, रात दिन, रात और दिन, नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थ शिव जी। तो आप इसमें एक एक उदाहरण और लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर अभी हमने पढ़ा था कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का मेल होता है, जबकि बहुव्रीहि समास है उसके अंदर तीसरे की ओर संकेत किया जाता है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है।
जैसे उदाहरण हो गया आपका लंबोदर लंबा उदर यानी लंबा पेट, कर्मधारय समास लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश जी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास है उसमें पदों का मेल होता है। संधि का संधि विच्छेद होता है जबकि समास में समस्त पद का विग्रह होता है। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। अब है हमारी आगे के अभ्यास प्रश्न। तो निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। आजन्म जन्म से लेकर अव्ययी भाव समास, देशभक्ति देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति तत्पुरुष समास, पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय तत्पुरुष समास, वनवास वन में वास तत्पुरुष समास, घुड़सवार घोड़े पर सवार तत्पुरुष समास, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी बहुव्रीहि समास, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह द्विगु समास, नवरत्न नौ रत्नों का समूह द्विगु समास। यहाँ पर आपको समस्त पद बन विग्रह दे रखा है, समस्त पद बना के समास का नाम बताना है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, नीलकंठ समास कौन सा हो गया आपका बहुव्रीहि समास। पाप और पुण्य पाप पुण्य है द्वंद्व समास, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला तत्पुरुष समास, जेब के लिए खर्च जेब खर्च तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र राजपुत्र तत्पुरुष समास, नौ रत्नों का समूह नवरत्न द्विगु समास। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द समूह को समस्त पद में बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। वह रात ही रात में अमीर हो गया, तो क्या बन गया रातों रात। तो आप पूरा लिखोगे वह रातों रात अमीर हो गया। हम राजा का महल देखने गए थे, तो राजा का महल क्या हो गया राजमहल, हम राजमहल देखने गए थे। राम लक्ष्मण और सीता ने 14 वर्ष तक वन में वास किया, वन में वास वनवास। तो दोबारा लिखेंगे राम लक्ष्मण और सीता ने 14 वर्ष वनवास किया। यह किताब हाथ ही हाथ में बिक गई यानी हाथों हाथ, तो यह किताब हाथों हाथ बिक गई। पेट भरकर भरपेट सुबह भरपेट खाना खा लेना बाद में नहीं मिलेगा। अब है सही विकल्प पे निशान लगाना है। सेनापति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास क्योंकि सेना का पति। कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। पंचरत्न में कौन सा समास है, द्विगु समास। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद का विग्रह करके उनका वाक्य पुनः लिखना है। पंचरत्न क्या हो गया, 5 रत्नों का समूह। तो वाक्य पूरा क्या लिखोगे आप, मेरी अंगूठी 5 मेरी अंगूठी में 5 रत्न मेरी अंगूठी 5 रत्नों के समूह से बनी है। सरकार आयात और निर्यात पर बल दे रही है। घुड़सवार घोड़े पर सवार, वह अच्छा घोड़े पर सवार है। आजन्म जन्म से लेकर, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। अब है आपका नेक्स्ट दो उदाहरण दीजिए। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर सभी समास से आपके 6 समास दे रखे हैं, उनके आपको 2 उदाहरण यहाँ पर लिखने हैं। हमने प्रश्न के उत्तर में भी लिखे थे, तो आप वही उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप ये 2 उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू। Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have read our 6th chapter of history named The Revolt of 1857. In previous class we read the immediate cause and read about where the revolt of 1857 was held. Now today we continue our class with the point Awadh. The revolt in Awadh was led by बेगम हजरत महल। कि जो रिवोल्ट हुई अवध के अंदर उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। Here the royal family had been ill treated by the British who annexed the state. और यहाँ पे जो रॉयल परिवार थे, शाही परिवार थे, उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्टेट से भी बाहर निकाल दिया। Moreover, this annexation created discontentment among the spoils. और इस बहिष्कार ने, मतलब ये जो शाही परिवार शहर से बाहर निकाले गए थे, इन्होंने क्या किया कि जो सैनिक थे उनके बीच में विद्रोह पैदा कर दिया। मोस्ट ऑफ हु वर फ्रॉम अवध। और ये विद्रोह किन के बीच में हुआ, किन सैनिकों के बीच में हुआ, जो सैनिक अवध से थे।
Sir Henry Lawrence was the British commissioner at Lucknow when the revolt broke out. Sir Henry Lawrence जो ब्रिटिश कमिश्नर थे लखनऊ के, जब वहाँ पे रिवोल्ट हुई, ब्रिटिश फोर्सेस मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अवध took refuge at the residency compound which had been fortified. और जो ब्रिटिश फोर्स थी, जो ब्रिटिश फोर्स के पुरुष थे, स्त्री थी या बच्चे थे, उनका जो अवध के अंदर जहाँ पे रहते थे उनका वहाँ पे बहिष्कार किया गया. It was besieged for 8 months but the Indian rebel could not dislodge the British. ये रिवोल्ट 8 महीने तक चली, लेकिन ये रिवोल्ट जो ब्रिटिश है उनको बाहर नहीं निकाल सकी. अब है झांसी. रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ झांसी, डिसाइडेड टू जॉइन द रिबेल बिकॉज द कंपनी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द थ्रोन. कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उन्होंने भी इस रिबेल को ज्वाइन करने की सोची, इस क्रांति को ज्वाइन करने की सोची, क्योंकि जो कंपनी थी उन्होंने इनके बेटे को, जो इन्होंने अडॉप्ट किया था, जो इन्होंने गोद लिया था, उसको सिंहासन का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था. द कंपनी हैड लॉस्ट ऑल इट कंट्रोल ओवर द किंगडम बाय जून 1857. और कंपनी ने इनका पूरा कंट्रोल ले लिया था, जो इनका पूरा कंट्रोल था राज्य के ऊपर, वो ले लिया था जून 1857 में. बट इट रिगेन्ड इट कंट्रोल्ड बाय 1858 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर ह्यूज रोज. लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा जो राज्य था वो वापस ले लिया था 1858 में, जब वहाँ के लीडर कौन थे? सर ह्यूज रोज थे. हैविंग फेस डिफीट द रानी फेल्ड एंड शी जॉइंड तात्या टोपे एट कालपी. और जब रानी की डिफीट हो गई इनकी खुद की सेना में, तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया तात्या टोपे की कालपी को, मतलब तात्या टोपे की सेना को इन्होंने ज्वाइन कर लिया. शी वॉज किल्ड एट द सेकेंड बैटल ऑफ ग्वालियर. वो सेकंड बैटल, जो ग्वालियर की सेकंड बैटल हुई, उसमें वो मारी गई. तात्या टोपे वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड. और जो तात्या टोपे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनको भी जेल में डाल दिया गया. अब है सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, कि जो क्रांति हो रही थी उसको कैसे दबाया गया. द रिवोल्ट वॉज टोटली सप्रेस्ड इन 1858 अंडर कमांडर्स लाइक हेनरी हैवेलॉक, जेम्स ऑट्रम, कॉलिन कैम्पबेल, ह्यू रोज एंड जॉन लॉरेंस. कि किसके द्वारा दबाई गई? ये 1858 में पूरी तरीके से दबा ली गई. हेनरी हैवलॉक, जेम्स ऑट्रम, कॉलिन कैम्पबेल, ह्यू रोज और जॉन लॉरेंस जब कमांडर थे. इन दिल्ली आफ्टर द रिबेल वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ एट द रेड फोर्ट, कश्मीरी गेट एंड चांदनी चौक. बहादुर शाह जफर was exiled to Rangoon where he died in 1862. और जब दिल्ली के अंदर ये रिबेल जो हो रही थी उसके अंदर जब हार हुई किनकी? बहादुर शाह जफर की. कहाँ पे? रेड फोर्ट में, कश्मीरी गेट में और चांदनी चौक में. तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे उनकी 1862 में मृत्यु हो गई. मैनी सिविलियंस वर ऑल्सो मैस्कर्ड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स. और बहुत सारे जो सिविल लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनका भी दमन किया गया ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा. एट कानपुर नाना साहिब एस्केप टू नेपाल आफ्टर फेसिंग डिफीट. और कानपुर में नाना साहिब क्या हुआ कि बचकर निकल गए, कहाँ पे? नेपाल में हार के बाद. अवध वॉज ऑल्सो रिकैप्चर्ड एंड द बेगम ऑफ अवध एस्केप. और जो अवध की जो बेगम थी, जो अवध था, वो भी वापस ले लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा. और जो बेगम थी अवध की, वो भी बच निकली थी. अदर मेजर लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट हैड डाइड इन बैटल. और जो और अन्य मेजर लीडर्स थे इस क्रांति के, वो मारे गए थे. द ब्रिटिश वर एबल टू री एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी बाई 1859. और जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना दोबारा से शासन स्थापित कर लिया था 1859
1909 में। अब है फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट की जो ये क्रांति हुई थी ये फेल क्यों हुई। Historians have identified several factors which were responsible for the failure of the revolt, कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत सारे कारण निकाले हैं जिससे ये क्रांति फेल हुई थी। Some of these are, कुछ उनमें से हैं, being confined only to certain regions, the revolt could not spread to regions like Bengal, Assam, Odisha, Rajasthan, part of India and South India, कि ये जो क्रांति हुई थी ये कुछ ही राज्यों में हुई थी, ये पूरी तरीके से पूरे भारत के अंदर नहीं फैल चुकी थी, जैसे बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान, भारत के अन्य राज्यों में और साउथ इंडिया में। नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सपोर्टेड द अपराइजिंग, और समाज के सभी भागों ने इस अपराइजिंग को, इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं किया। मैनी प्रिंसली ग्रुप्स इंक्लूडिंग द सिकिंडियाज, होलकर्स, पटियाला एंड द राजपूत डिड नॉट राइज अप अगेंस्ट द कंपनी, और बहुत सारे जो प्रिंसली ग्रुप थे उन्होंने वो शामिल नहीं हुए, जैसे सिकिंदिया और होलाकार्स हैं, पटियाला हैं और राजपूत हैं, जो इस कंपनी के विरोध में नहीं खड़े हुए। रेदर दे रिमेन लॉयल और वो उनके प्रति ईमानदार रहे। मोरओवर द रिबेल डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, और जो रिबेल थी वो जो समाज के बड़े बड़े लोग थे उनके द्वारा भी नहीं सपोर्ट की गई थी। द रिबेल ऑल्सो लैक्ड एज अनफाइन आइडियोलॉजी, और जो रिबेल थी वो एक अच्छे आइडिया से या एक अच्छे तरीके से भी नहीं लड़ी गई थी, उसके अंदर उसका भी लैक था। मोरओवर दे वर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड डिड नॉट हैव एनी प्लेस टू रिप्लेस द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो ये रिबेल थी वो बहुत ही गंदे तरीके से पुअरली, ठीक है, ऑर्गेनाइज की गई थी और डिड नॉट हैव एनी प्लेस टू रिप्लेस द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, और इनके पास ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पे ये ब्रिटिश सरकार के इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस कर सके। द रिबेल ऑल्सो डिड नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू फॉल बैक ऑन, और इन क्रांति के अंदर कोई भी ऐसा अच्छा नेता भी नहीं था जो इनको पीछे से सपोर्ट कर सके। इवन दो देयर वर डायनेमिक एंड ब्रेव पर्सनैलिटीज सच एज रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, भगत खान एंड सो ऑन, they did not have an experienced leader for prolonged contest, कि मान सकते हैं कि बहुत सारे अच्छे पर्सनैलिटी और डायनेमिक मतलब गतिशील लोग थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहेब है, भगत खान है, ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन इनको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में। मोरओवर बहादुर शाह जफर वॉज एन अपराइजिंग, अनइंस्पायरिंग एंड रिल्यूक्वेंट लीडर, कि जो बहादुर शाह जफर था वो मतलब कि उत्साहित करने वाला राजा नहीं था, वो सफिशिएंट उनके लिए अच्छा राजा नहीं था। द रिबेल ऑल्सो डिड नॉट मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, और रिबेल के लिए, लड़ाई के लिए इनके पास अच्छे हथियार और अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। एंड हैड टू फाइट द गन एंड cannons of the British with available weapon which were mostly sword, spikes and spear, कि इनके पास ज़्यादा अच्छी तकनीक और के हथियार भी नहीं थे और ना इनके पास तकनीक थी, जबकि ब्रिटिशों के पास बहुत ही अच्छे नई किस्म के हथियार थे। द लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज अनदर रीज़न फॉर दिस डिफीट, और जो लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन, की इनके अंदर जो वार्तालाप का सिस्टम था वो भी अच्छा नहीं था। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। वी रीड द लास्ट टॉपिक, नेमिंग ऑफ द रिवोल्ट, ए डिबेट, इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, 8th class. So let's start our today's math class. In the previous class, we completed our discussion of chapter exercise number 7.2. Now move to the next exercise, that is first question, in which we have to, using identities and factorization, divide the following. मतलब यहाँ है कि जो आइडेंटिटी लगे उनको लगा के और फैक्टराइज करके हमें क्या करना है, इनको सिंपली डिवाइड करना है
6 चैप्टर में क्या था, हम डिवाइड सिंबल बना के और उसके बाद डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंपली डिवाइड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं उनको फैक्टर्स, उसके बाद कैंसिल आउट कर देंगे सेम फैक्टर्स को, जो रिमेनिंग रह जाएगा उनका एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 4yz, चलो इसी के नीचे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें इससे 2y इंटू जेड प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y से y कैंसिल आउट। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ट्वाइस ऑफ जेड, और उसके बाद ये और फैक्टर है। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में देखो यहाँ क्या है, c -16, मतलब हमें क्या बनाना है, उसको मल्टीपल्स में क्या बनाना है, दो नंबर्स को -16 आ जाए और उनका सम क्या आना चाहिए, +6। ठीक है, अब इस मल्टीप्लीकेशन से दिख रहा है कि एक साइन पक्का माइनस का होगा एक नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों ही यहाँ पे क्या प्लस में आंसर है, तो क्या हम क्या करें, अब यहाँ देखो 2,8। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, आ जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब माइनस में 8 होगा कि प्लस में 8 होगा, करके देख लेते हैं। -8 + 2 कितना आ जाएगा, -6। यहाँ कितना है, +6, तो क्या होगा 8 और -2 होगा, जिससे +6 आ जाए, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -16 आ जाएगा, सिंपली आंसर। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड, तो ये फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, ट्वाइस ऑफ जेड, और यहाँ बन जाएगा z²। इस 6 को हम डिवाइड करेंगे 8z माइनस ट्वाइस ऑफ जेड और -16। नीचे जो है वो ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ z + 8 रिमेनिंग है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ जेड एज इट इज, यहाँ पे क्या, यहाँ से z कॉमन आएगा, इन दोनों में से क्या बचा, z और +8। यहाँ इन दोनों में से माइनस कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल, और 2 भी कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा z और प्लस का 8, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके थे इसीलिए प्लस बच जाएगा यहाँ पे z + 8। अब यहाँ देखो अंदर वाले फैक्टर्स में से z + 8 z + 8 दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ z + 8। अगर ये कॉमन आया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, z - 2 रिमेनिंग रहेगा वो भी, और नीचे क्या है, z + 8। ये हो गया कैंसिल आउट, बचे क्या, ट्वाइस ऑफ z इंटू z - 2, और दैट विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो 4th नंबर डिवाइड करना है इस नंबर को इससे, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप वो करके सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, 6x इंटू 7x माइनस 8y, इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 1 6, 6 2 12, x की एक पावर कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, सिर्फ ट्वाइस ऑफ x। अब यहाँ देखो अंदर जो फैक्टर्स है, अब यहाँ पे 7.2 वाले एक्सरसाइज वाले तो बन नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि x और फिर उस x² फिर x और फिर कॉन्स्टेंट ऐसे टर्म्स थी। यहाँ क्या है, x² इंडिविजुअल का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो 49 किसका हो सकता है, 7 और ये x और उसका होल स्क्वायर, माइनस 64 हो सकता है 8 और y और उसका होल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके थे x। ठीक है, अब यहाँ देखो इंडिविजुअल्स का स्क्वायर और बीच में माइनस, तो क्या होता है हमारे पास ये बन गया x² माइनस y² का होल, मतलब x² माइनस y², तो क्या हो जाता है, एक बार इन टर्म्स को क्या कर देते हैं माइनस, और एक बार इन टर्म्स को क्या कर देते हैं प्लस। ठीक है, सिंपली, और डिवाइड में क्या है 7x माइनस 8y, तो ये क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, और बचा क्या, ट्वाइस ऑफ x इंटू 7x प्लस 8y। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो हमने 7.1 और 2 में यूज कर रहे थे वही सब इसमें यूज होंगे, और सिंपली हमें क्या कर देना, उसके बाद जो कैंसिल आउट हो उनको कैंसिल आउट करके लिख देना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो m² m³ और m⁴, ये सीक्वेंस में नहीं है, तो हमें क्या करना है, m⁴, इसके आगे क्या है -10m³ और इसके आगे प्लस है, तो 21m², डिवाइड में क्या होगा 3 माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हमारे पास m की सारी टर्म्स है, उनमें से मिनिमम पावर कौन सी है, 4 3 और 2 मिनिमम है, तो ये क्या आ जाएगी कॉमन। ठीक है, और न्यूमेरल्स में से कोई नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 1 है, और इसके आगे इन दोनों में से भी कोई कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, तो m² कॉमन आगे बचा क्या, यहाँ m² बचा -10 ऑफ m बचा, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 21 डिवाइडेड बाय 3 माइनस m। ठीक है, ये टर्म आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो m² को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ क्या बन गई, वही टर्म जो 7.2 में पड़ी थी, x² माइनस bx और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, हमें मल्टीपल में लाना है क्या, 21। ठीक है, और उन दोनों का अगर हम वो करें सब्ट्रैक्शन, तो क्या आना चाहिए आंसर, माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर मैं माइनस करूंगी टर्म्स को, मतलब हमें माइनस लाना है, तो इनमें ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल क्या बन जाएगा हमारे पास, उसका मल्टीपल बन जाएगा उसका माइनस में। ठीक है, तो हमें दोनों टर्म्स क्या लेनी पड़ेगी, माइनस माइनस वाली, ताकि हम क्या कर सके, प्लस करने पे तो
सॉरी उनका मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, और जब हम वो करें ऐड या सब्ट्रैक्ट तो वहां माइनस का 10 आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड करो, 3 और 7। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 7 21 होता है, और उसका हम सम करेंगे तो लेकिन वो क्या होगा, माइनस का 3 और माइनस का 7। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ देखो माइनस माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का 21 आ जाएगा, और यहाँ से देखो माइनस का 10 आ गया, तो यही फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 7m और प्लस का 21 अपॉन में 3 माइनस m। अब यहाँ देखो एम स्क्वायर इंटू यहाँ से कॉमन आ गया m, तो m माइनस 3 रहा यहाँ पे, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया m और माइनस हो जाएगा अंदर वाला और 3 माइनस m। ठीक है, क्या हो गया, एम स्क्वायर इंटू एम माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ गया दोनों में से, और बचा क्या m माइनस 7 अपॉन में 3 माइनस m। अब यहाँ देखो यहाँ तो है 3 माइनस m और यहाँ क्या है m माइनस 3, तो क्या कर देते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो माइनस का m स्क्वायर 3 माइनस m हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो और एक में से कॉमन ले रहे हैं इसीलिए एक ही वो होगा, और 3 माइनस m, ये टर्म कैंसिल आउट, आंसर आ गया माइनस का m स्क्वायर इंटू m माइनस 7। इस m को अगर अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आंसर m स्क्वायर इंटू 7 माइनस m। ठीक है, अगर माइनस में आंसर नहीं लाना तो इस माइनस को इस पे मल्टीप्लाई, इस पे अप्लाई कर दो और वो हो जाएगा 7 प्लस का और m माइनस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 8th क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे पास, इसको डिवाइड किससे करना है, फैक्टर 5x प्लस 2y। ठीक है, अब यहाँ देखो ऊपर 4 टर्म्स है और उनमें हमारे पास उनमें से कोई फैक्टर नहीं बन रहा, मतलब कि यहाँ देखो x स्क्वायर x लेकिन कॉन्स्टेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर xy वाला भी यूज करें तो एक y स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए थी, तभी हम कर सकते थे। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों को एक पेयर में कर लेते और इन दोनों को एक पेयर में कर लेते। ठीक है, 44। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ गया, x की मिनिमम पावर कॉमन आ गई। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, प्लस का ले लेते हैं हम, 2 कॉमन आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल और y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, माइनस का 4 और यहाँ बचेगा प्लस का x। ठीक है, और अपॉन में क्या है हमारे पास 5x प्लस 2i ऑफ y। क्या मैं माइनस 4 प्लस x को x माइनस 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको आगे पीछे लिखेंगे, साइन थोड़े ना डिफर हो जाएंगे, वहां से प्लस का x रहेगा और माइनस का 4 रहेगा, यहाँ प्लस का x और माइनस का 4 ये दोनों क्या आ गए, यहाँ से कॉमन आ गए, तो 44 ब्रैकेट x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 5x, यहाँ बचा 5x और उसके आगे यहाँ क्या बचा 2i ऑफ y, और यहाँ नीचे क्या है 5x प्लस 2i ऑफ y, ये क्या हो गई कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 44 इंटू x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, सिंपली हम उस फैक्टर्स में नहीं तोड़ पा रहे। क्यों नहीं तोड़ पा रहे, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर x और एक कॉन्स्टेंट टर्म होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम इस एक्स वाई को लें तो वहां पे एक वाई स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसको पेयर में ले लिया, इसको पेयर में जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लिया और बाकी जो बच गया उनको फिर वैसे देख लिया कि कॉमन क्या आ रहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास x, यहाँ पे स्क्वायर में टर्म से मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू 2 4 और x, और प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर जो कि 4 हो गया। यहाँ पे अगर इसको 9 है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 9x और माइनस साइन हो जाएगा और 18। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है हमें, x प्लस 7 से। ऊपर वाली टर्म्स देखो x स्क्वायर और टर्म नहीं है तो x स्क्वायर एटलीस्ट। अब यहाँ देखो x और x, क्योंकि हमें पता है लाइक टर्म्स लाइक टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो 4x और माइनस का 4x प्लस का 9x, तो क्या आ जाएगा प्लस का 5x आ जाएगा आंसर, प्लस का 5x। उसके बाद है प्लस का 4 माइनस 18, तो क्या आ जाएगा माइनस का 14 आंसर आ गया। और डिवाइड में क्या है x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस 14 लाना है हमें आंसर, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब एक टर्म क्या होगी यहाँ पे, अगर मल्टीप्लीकेशन में माइनस है तो मतलब एक टर्म क्या होगी यहाँ पे माइनस होगी। अब यहाँ देखो 2 से डिवाइड करो, 2 और 7। ठीक है, 2 और 7 के फैक्टर से 5 आ सकता है, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करने पे आ सकता है। लेकिन अब देखो यहाँ क्या होगा 2 माइनस 7 क्या आ जाएगा माइनस का 5, और अगर हम करें 7 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो कौन सा फैक्टर होगा, 7 प्लस का होगा 2 क्या होगा माइनस का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x और माइनस 14। ठीक है, डिवाइड में क्या है x प्लस 7, यहाँ से क्या कॉमन आएगा x और यहाँ क्या बच गया x प्लस 7 बच गया, यहाँ से माइनस और 2 भी कॉमन आ गया तो क्या बच गया x प्लस 7, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेते दोनों जगह क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा x प्लस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x प्लस 7,
और बचा क्या, x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 7। ये कैंसिल आउट, क्या बचा, इसका आंसर x माइनस 2। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स है और ये है। ठीक है, अब याद करो, देखो a स्क्वायर, ए बी और b स्क्वायर, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी में होते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली टर्म्स में होते हैं हमारे पास a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी और ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ 16 c स्क्वायर भी है, इन सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, 4a स्क्वायर, जो कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या, अब इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ प्लस बन जाएगा वैसे और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये क्या है, थ्राइस ऑफ b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके थे इसीलिए सारे अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया, बीच में क्या होती है, ट्वाइस इंटू एक्स, एक्स कितना है, ट्वाइस ऑफ ए, इंटू वाई, वाई कितना है, थ्राइस ऑफ b। यहाँ देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 आ गया a b। ठीक है, और सारे साइन प्लस के हो गए क्योंकि माइनस हमने यहाँ कॉमन ले लिया था। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना है आपको, ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी प्लस 4 ऑफ सी। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 सी स्क्वायर हो गया माइनस ये क्या बन गया, 2a प्लस थ्राइस ऑफ बी और इसका होल स्क्वायर, यही बना ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x क्या है, ट्वाइस ऑफ ए, y क्या है, थ्राइस ऑफ बी और उसका होल स्क्वायर, यही टर्म बन गया हमारे पास फैक्टर। नीचे क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी प्लस 4 ऑफ सी। अब यहाँ देखो इंडिविजुअल का स्क्वायर इसको लिख सकती हूँ 4 और सी और इसका स्क्वायर, इंडिविजुअल का स्क्वायर और बीच में साइन क्या है, माइनस, तो एक बार ये टर्म क्या होगी प्लस और एक बार टर्म होगी माइनस, तो 4c और उसमें से माइनस कर दिया हमने अंदर वाली टर्म, तो ये क्या बन गया ये। ठीक है, और एक बार क्या कर देंगे, इन तीनों को सम कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 10 अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी प्लस 4 ऑफ सी। यहाँ देखो ये दोनों ट्वाइस ऑफ ए थ्राइस ऑफ बी 4 ऑफ सी, यही टर्म है हमारे पास प्लस में, क्योंकि हम 3 प्लस 4 प्लस 5 लिखे या 5 प्लस 4 प्लस 3 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता उन वैल्यूज से प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में फिर भी वो हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं होता है वैसे तो, पर माइनस साइन और प्लस साइन का हमें वो करना है। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 4c माइनस थ्राइस ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए, इसको आगे भी लिख लेना। ठीक है, कैसे भी कर लेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस वन। So students, have we completed our chapter discussion of chapter number 7. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 8. Students, as you all know, we are doing our chapter 14, phrases and clauses, and this is the next topic, position of adjective phrases. Okay students, now let's start with it. Adjective phrases must be placed closely to the nouns they describe, otherwise the meaning of the sentences changes. जो हमारे एडजेक्टिव के फ्रेजेस हैं वो भी हमारे नाउन्स के आसपास ही हम प्लेस करते हैं, अदरवाइज़ उनको अगर डिस्क्राइब करेंगे, अगर उनके साथ प्लेस नहीं करेंगे तो वो हमारे जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनका मतलब चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, sentences are here. Children are a delight for teachers eager to learn. In this sentence, eager to learn is an adjective phrase. ये हमारा adjective phrase है. It describes the noun children. और ये क्या describe कर रहा है? Children को describe कर रहा है. However, since it is placed close to the words teachers, it appears that the teachers are eager to learn. और यहाँ पे टीचर्स के साथ पुट किया गया है इसे, तो इसमें क्या है, टीचर्स ईगर टू लर्न. सो वी हैव अ बुक एक्सरसाइज, वी हैव अ पॉइंट लाइक दिस कि हमें क्या करना है, चिल्ड्रन के साथ हमें, यानी कि जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं टीचर्स, हमारा क्या है, नाउन है, और उसके साथ ही हमने एडजेक्टिव फ्रेज पुट किया है कि टू नो द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज इज़ द करेक्ट वन. हमें करेक्ट प्लेस पे ही पुट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज ऑल्सो. नाउ लुक एट दिस. रीराइट दीज सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग द एडजेक्टिव फ्रेजेस एट देयर करेक्ट पोजीशन. करेक्ट पोजीशन पे अगर हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस को प्लेस नहीं किया है तो उन्हें हम पुट करेंगे. For sentences, I will do. I want a young man to work as my courier for good character.
in the sentence I want to work, इसमें I को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जो हमारी जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो करेक्ट प्लेस पे पुट हो जाए। आई वॉन्ट अ यंग मैन टू वर्क ऑफ गुड करेक्टर एज माई दिस, ठीक है। आप क्या करेंगे, टू वर्क तक पुट करें, यही सेंटेंस रहेगा आपका, ऑफ गुड करेक्टर, देन यू विल राइट इट डाउन एज माई coiffeur. Okay students, first of all write it down. I want a young man to work of good character as my coiffeur. Second sentence is, some ladies were looking at her fur coat green with Annie. Some ladies were looking fur coat green fur coat with Annie. Okay students, like this you are going to do this exercise in your notebook. Okay, now let's start with the next exercise, that is on the page number 161. State whether the highlighted phrases are noun, adjective or adverb phrases. जो यहाँ पे highlighted words हैं आप उनको क्या करेंगे, adjective है, नाउन फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है या फिर एडवर्ब फ्रेज़ है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। दिस इज़ योर होमवर्क एंड दिस इज़ योर प्रैक्टिस टाइम ऑल्सो। नाउ लेट्स बैक टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द clause. Here is the define of clause. We have already defined a clause eagerly. हमने अभी clause के बारे में पढ़ा था, उसको हम define कर चुके हैं. We said that a group of words that has a subject and a finite verb of its own and makes complete sense is called clause. जिसमें हमें finite verb यानी कि अच्छी मतलब verb भी given है sentence में और subject भी given है, तो उसे हम clause कहते हैं. As you see here is the example of clause. The highlighted word group of words in first sentence does not have subject. इनके अंदर subject नहीं use किया है, hence it is a phrase. phrase क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब हमें complete sense नहीं दिया होता without using, जब हम subject को बारे में कुछ नहीं बताते और कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उसे हम कहते हैं फ्रेजेस. बट इन द क्लोजेस वी आर यूजिंग द सब्जेक्ट, वर्ब एंड अ कंप्लीट सेंस ऑफ अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड क्लोज. ओके स्टूडेंट्स, on the next page we are having a difference between these three, phrase, clause and sentence. This is your homework, you have to do it on your own. This is the most important thing you have to read. Okay students, this is your homework. Now types of clauses. We are having a different types of clauses: independent, main, principal clause and dependent subordinate clause. We are having different kinds of clauses. Now we will start with the coordinate clauses and all. First of all I will read the define of this. A clause that has a finite verb makes complete sense and can stand on its own. Is called the main clause or the principal clause. जो क्लोजेस के अंदर हैव अ फाइनाइट वर्ब भी हो, कंप्लीट सेंस भी है और वो अपने आप में ही एक मतलब निकालता है, उसे हम मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट जिस सेंटेंस में हमें फाइनाइट वर्ब गिवन है और वो कंप्लीट सेंस निकल रहा है उस सेंटेंस का, और जिसके अंदर वो अपने आप में ही एक मतलब बता रहे हैं, उसे हम मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं.
A subordinate or an independent clause is the one that has a finite verb but does not make complete sense on its own. इंडिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लोज वो होते हैं जो फाइनाइट वर्ब तो है उनके पास, बट उस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब के होने के बाद भी उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है उसके अंदर, सो इट हैज़ अ डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लोज, और वो मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सबॉर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लोज. ओके स्टूडेंट्स, टुडे we will discuss about it only. ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अदरवाइज यू विल कन्फ्यूज इन बिटवीन द सेंटेंस all these things. So we will start with the next video. In the next video we will start with the another one. So read these things to make clear yourself how you are going to use all these things. Okay students, thank you everyone, and do the given work in your fair notebook. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLB International School Rajpura. Student, nowadays we are doing our revision for the SA1 test. So regarding the same, today we are going to start the question answer of chapter number 8, that is of class 8, that is my brother, my brother. So let us start. So student, first question देखिए, when did Sher Singh think that his brother was dying? Why did he think so? कब शेर सिंह को ये लगा कि उसका भाई मर रहा है और उसने ऐसा क्यों सोचा? So answer of this question is Sher Singh brother was suffering from acute pain in his stomach. शेर सिंह के भाई को जो है असहनीय पेन जो है पेट में दर्द हो रहा था, which was getting worse, जो कि बढ़ता ही जा रहा था. His mother tried everything over him. उसकी माँ ने हर कोशिश करके उस पर सारे नुस्खे आजमाए. And at last the streaming range also did not help him. और लास्ट में जो है स्ट्रीमिंग रेंज यानी कि गर्म कपड़े की पट्टी भी किसी तरह से कोई काम नहीं कर पाई. Then he thought, तब उसने कहा, his brother was dying, सोचा कि उसका भाई अब जो है मरने वाला है. When his mother said to him, जब उसकी माँ ने उसे कहा कि to take his brother to the hospital, कि अब उसके भाई को हॉस्पिटल ले जाना होगा. At कालीघाट, then he thinks so, जब उसकी माँ ने कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा कालीघाट, तब उसने ऐसा सोचा. Now see the question number 2. Where did Sher Singh's father live? शेर सिंह का फादर कहाँ रहता था? What did he do there? और वो वहाँ क्या करता था? आंसर इसका है शेर सिंह फादर लिव्ड इन लाडवानी विलेज. वो लाडवानी विलेज में रहता था. गैजिंग हिज एनिमल्स एंड कल्टिवेटिंग हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड. यानी कि वो जो है लाडवानी विलेज में जो है अपने छोटे से जमीन पर खेतीबाड़ी करता था और वहां पे चराए जानवरों को, पशुओं को चराता था. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई वाज द टाइटल बहादुर एडेड टू द नेम ऑफ शेर सिंह फादर? कि जो है बहादुर नाम शेर सिंह के फादर के नाम के साथ कैसे जुड़ गया? आंसर इसका देखिए, द टाइटल बहादुर वॉज एडेड टू द नेम ऑफ शेर सिंह फादर बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट हंटर एंड टाइटल वॉज गिवन टू हिम टू कमांड हिज करेज एंड ब्रेवरी. जो टाइटल बहादुर दिया गया था उसके फादर के नाम के साथ जो जुड़ा था वो इसलिए था क्योंकि वो एक हंटर था, शिकारी था, और टाइटल उसकी बहादुरी और उसके जो है करेज के ऊपर दिया गया था. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिसीजन डिड शेर सिंह टेक आफ्टर सीइंग हिज ब्रदर्स इन ग्रेट पेन? कि अपने भाई को ग्रेट पेन में देखते हुए शेर सिंह ने क्या डिसीजन लिया? आंसर देखिए, शेर सिंह take decision to take his brother to the hospital at Kalighat for treatment after seeing his brother in great pain.
यानी कि शेर सिंह ने जो है डिसीजन लिया अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, कालीघाट ट्रीटमेंट के लिए, जब उसने देखा कि उसको जो है पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड शेर सिंह ग्लैंस राउंड अनइजीली, यानी कि जो है शेर सिंह को जो है कैसा लगा जब राउंड जो है अनइजीली हुआ। तो अब देखिए इसका आंसर, द साइट ऑफ बियर ट्रैक इन द डस्ट, द स्क्वायर फ्रंट paw and long backbone with the shaggy claws made Sher Singh glance round uneasily। जब शेर सिंह अपने भाई को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जा रहा था जंगल की तरफ कालीघाट हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, तब उसने रास्ते में देखा कि जो है बहुत जो है स्क्वायर जो है किसके पैरों के जो है निशान थे, और जो है सगी क्लॉज थे, जिसमें उनको देख करके लगा कि जो है ये बहुत ही खतरनाक जानवर के निशान है, और इसलिए उसको डर लगा। नंबर 6 देखिए, व्हाई डिड शेर सिंह चीयर विद फ्राइट इन द मिडल ऑफ द जंगल, शेर सिंह जो है कैसे घबराकर चिल्ला उठा जंगल के बीचों बीच। आंसर इसका देखिए, वन ग्रेट ओल्ड Tusker was paying his trunk when the trunk came round towards the boys. Then Sher Singh cheered with fright in the middle of the jungle. जंगल के बीचों बीच जब एक तना जो है घूमता हुआ आ रहा था और उसके पास आया लड़कों के पास, तो उसको देख करके जो है घबराहट के मारे वो चिल्ला उठा जंगल के बीचों बीच। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, what did Sher Singh do to keep his brother and himself together before entering into the second river, यानी कि शेर सिंह ने अपने भाई के साथ अपने साथ रखने के लिए क्या किया दूसरी जो है नदी पर चढ़ने से पहले। आंसर देखिए इसका, शेर सिंह gathered grass and plained it into a rope, he tried the rope round his, यानी कि उसने क्या किया, शेर सिंह ने जो है घास ली और उसको इस तरह से रोल किया और एक रोप रस्सी बनाई और उसे अपने चारों तरफ बांधा। His brother and himself, so that they would keep together before entering into the second river। उसने क्या किया, वो रस्सी जो बनाई थी घास से उसे अपने ब्रदर को और अपने आप को इस तरह से बांध लिया ताकि वो दोनों एक साथ रह सके, अब एक दूसरे से अलग ना हो सके। और जब उसे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो गया तब जो है उसने दूसरे रिवर के अंदर अपने पैर रखे। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, आप इसको लर्न कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स इसमें बताऊंगी। एंड आपको जो हमेशा मैं बताती आई हूँ आपको करना क्या है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Student, in 8th class GK, I Priyanka ma'am teach you chapter number 25. Our chapter name is Departmental Building. Here some famous buildings name are given and they are lie in various countries. So let's start. Our first one is Mardeka Palace. Mardeka Palace कहाँ पे है? Answer is ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उसके जो रेजिडेंस प्लेस को क्या बोलते हैं? मेर्डेका पैलेस। नाउ नेक्स्ट वन इज लोवरे। लोवरे कहाँ पे है? द एंशियंट प्लेस ऑफ किंग्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो पुराने जो राजा थे उनके महल को क्या बोलते हैं? लोवरे। नाउ नेक्स्ट वन इज 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसको बोलते हैं? ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उनके ऑफिशियल रेजिडेंस को क्या बोलते हैं? 10 डाउन स्ट्रीट। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रेमिन। क्रेमिन किसको बोलते हैं?
द हेडक्वार्टर्स ऑफ रशियन गवर्नमेंट, फॉर्मरली द पैलेस ऑफ कजार्स, सॉरी जार्स, इसमें सी साइलेंट होता है तो ये जार्स होता है। जार्स के जो महल होते हैं उनको बोलते हैं कैरेमिन। नाउ नेक्स्ट वन इज बकिंगहम पैलेस। बकिंगहम पैलेस कहाँ है? ए रॉयल पैलेस इन लंदन बिल्ड बाय द दुके ऑफ बकिंगहम इन 1903। 1903 में ये बनाया गया था। बहुत ही शानदार महल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज पोटोला। पोटोला का किसको बोलते हैं? नेक्स्ट वन इज आंसर इज फॉर्मर पैलेस ऑफ द दलाई लामा एट लासा इन तिब्बत। ये जो महल है कहाँ पे है? तिब्बत में है। नाउ नेक्स्ट वन इज एवरीवन नो व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस किसका रेजिडेंस होता है? द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका रेजिडेंस प्लेस को क्या बोलते हैं? व्हाइट हाउस। नाउ नेक्स्ट वन इज स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड किसको बोलते हैं? द हेडक्वार्टर्स ऑफ मेट्रोपोलियन पुलिस इन लंदन एंड ब्रिटिश डिटेक्टिव पुलिस। जो डिटेक्टिव पुलिस है उनके जो हेडक्वार्टर्स है उसको हम बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज रेड स्क्वेयर। रेड स्क्वेयर क्या होता है? बिग स्क्वेयर इन फ्रंट ऑफ द Kremlin contains the Muslims of Lenin and Stalin। लेनिन और स्टालिन जो है उसमें है, और ये एक बुक स्क्वेयर है, इसको रेड स्क्वेयर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग की तरह राइट ब्रदर्स भी थे, तो ये राइटर्स बिल्डिंग क्या होती है? सेक्रेटेरिएट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनके सीक्रेट प्लेस को क्या बोलते हैं? राइटर्स बिल्डिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज केप कानरावल। केप कानरावल क्या होता है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ यूएसए। रॉकेट लॉन्च जहाँ होते हैं यूएसए में, उस प्लेस को बोलते हैं केप कार्नावल। नाउ नेक्स्ट वन इज अबू सिम्बल टेम्पल। अबू सिम्बल टेम्पल क्या है? ग्रेट रॉक टेम्पल कर्व्ड आउट ऑफ सॉलिड स्टोन इन इजिप्ट। ये कहाँ है? अबू सिम्बल टेम्पल इजिप्ट कंट्री में। तो स्टूडेंट ये डिपार्टमेंटल बिल्डिंग है, मीन्स जैसे कि इनको प्रॉपर पैलेस को क्या बोलते हैं? जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनके रेजिडेंस को क्या बोलते हैं? इस तरह से सब मोस्टली जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है उनके ऑफिशियल रेजिडेंस का नेम बताया गया है यहाँ पे, और हेडक्वार्टर्स बताए गए हैं। तो आपको ये सारे जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है इनके नेम अच्छे से लर्न करने हैं फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Student, today's session of computer class 6 to 8, I Priyanka ma'am tell you about basic formula used in Excel. So let's start. Student, here formula in Excel. Our first formula is sum, then product, then upper, lower and average. तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले हैं जो MS Excel में कोई भी रिकॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। और फर्स्ट वन इज सम। सम किस लिए यूज होता है? सम इज यूज टू कैलकुलेट सम ऑफ नंबर इन ए गिवन लिस्ट। आपके पास कोई लिस्ट गिवन है, उसमें फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर्स है, उनका सम कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? सम। और यूज कैसे करना है स्टूडेंट? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको सबसे पहले इक्वल टू यूज करना है। कोई भी फॉर्मूला विदाउट इक्वल टू के अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज इक्वल टू, देन आपको नंबर की लिस्ट राइट कर देनी है, नंबर 1 2 3 लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 नंबर्स है 10 20 एंड 30, तो आप इनका सम कैलकुलेट करने के लिए कैसे राइट करेंगे? इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट कैसे आती है कीबोर्ड में? शिफ्ट के साथ आपको ये ब्रैकेट वाला बटन है ये दबाना है। ओके, नाउ फिर 10 20 एंड 30, और ब्रैकेट को क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। देन यू हैव टू प्रेस एंटर, तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। आपको ये प्रैक्टिकली जो है कंप्यूटर में करके भी देखने हैं सारे फॉर्मूले और लर्न भी करने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? इक्वल टू, देन प्रोडक्ट, देन नंबर्स की लिस्ट आपको राइट करनी है,
और फिर आपका आंसर आपके पास आ जाएगा. यू हैव टू प्रेस राइटिंग कंप्लीट फॉर्मूला देन एंटर. एंटर आपको फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद प्रेस करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज अपर. इट इज यूज टू चेंज एनी टेक्स्ट और नेम इनटू अपर केस लेटर. कोई भी फॉर्मूला है, सॉरी कोई भी नेम है, उसको अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स में राइट करने के लिए. फॉर एग्जांपल आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उसमें आपने बाय मिस्टेक जो है नेम है वो सारे आपने लोअर में टाइप कर दिए, मीन्स स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दिए, तो आप उसको फॉर्मूला के थ्रू सेलेक्ट करके उस एरिया को उसमें सबको कैपिटल राइट कर सकते हैं. ओके, फॉर्मूला में आप डायरेक्ट नंबर भी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो नंबर आपको फॉर्मूला के अंदर डालने हैं, कोई भी नेम वगैरह इस तरह से. नेक्स्ट वन इज एंड देन इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको ये ब्रैकेट्स यूज करने हैं. इसकी मीन्स कई बार तो विदाउट ब्रैकेट हो जाते हैं है ना, बट समटाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लोअर. इट इज यूज टू चेंज एनी टेक्स्ट और नेम इनटू लोअर केस. मीन्स ये अपर का अपोजिट है. अगर आपका जो नंबर है सॉरी नेम है वो कैपिटल लेटर में है तो आप उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं लोअर फॉर्मूले के थ्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज काउंट. इट इज काउंट नंबर इन ए गिवन लिस्ट. आपके पास फॉर एग्जांपल ये नंबर्स गिवन है, इस तरह से कोई भी फॉर्मेट में नंबर आपको गिवन होगा तो आप उसको बहुत लंबी जो रिकॉर्ड है उसमें आप काउंट नहीं कर सकते कितने रिकॉर्ड्स है, तो आप उसमें काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और आप काउंट इजीली काउंट कर सकते हैं. इक्वल टू काउंट, देन नंबर्स की लिस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा. ओके, फिर यहाँ पे कितने नंबर 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं यहाँ पे. Now next one is average. That is most important formula that is generally used to calculate the result system. Okay, result को बनाने के लिए इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होता है. Now next one, it is used to calculate average of number in given list. ये एवरेज काउंट करने के लिए यूज होता है. एवरेज स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने मैथ्स में मीन निकाला होगा, इसी तरह एवरेज काउंट करते हैं. जो भी आपके पास नंबर गिवन है उन सबको ऐड करेंगे, देन जितने नंबर है उनको उतने से डिवाइड. फॉर एग्जांपल यहाँ आपको नंबर गिवन है 1 2 3, तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तीनों नंबर्स को यहाँ राइट करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे टोटल सम कितना हुआ 60 एंड देन उसको डिवाइड बाय 3, तो आंसर इज 20. इट मीन्स आपकी एवरेज कितनी है 20. तो ये आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है. मैथ्स में इसको जब आप जो आपका स्टैटिक्स चैप्टर होता है उसमें मीन निकालते हैं तो उसी तरह एवरेज फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट ये 5 फॉर्मूले जो मैंने आज आपको कराए हैं आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में एक्सेल में यूज करके देखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इनके जो सेंटेक्स है वो आपको एग्जाम के लिए लर्न करना है कि कैसे इनको राइट करना है. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. A very nice morning to all my dear student of class 8th. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming all of you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our essay 1 syllabus, and in today's session class I am going to discuss chapter 12 long question answer with you all. So I hope you will listen it very carefully because it's a part of your revision work. So let's get started, student. So student, here we will start long question answer. Student, here we are having long question answer of chapter 12. The first question is, what is frictional force? Suggest and briefly explain 3 methods by which friction can be minimized. So student, as you know that this chapter relates to the friction, and we have already learned many things about the friction. Now we are going to discuss frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन दोनों सेम चीज़ें हैं. द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द 2 सर्फेसिज इन कॉन्टेक्ट विद विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर. देखिए क्या होता है, इसमें एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जब 2 सरफेसें
सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन मूव किया जा रहा है तो उस टाइम पे जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा होता है, मस्कुलर फोर्स भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स देखिए कैसे अप्लाई होता है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बट जो सरफेस है उसमें कुछ रिज एंड ग्रूव्स होते हैं जो उसको मूव नहीं होने देते, तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। नाउ वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। द फर्स्ट वन इज मेंशनिंग हियर बाय पॉलिशिंग द सरफेस। इफ वी पॉलिश द सरफेस, रफ सरफेसेस कैन बी मेड स्मूथ। रफ सरफेस को स्मूथ किया जा सकता है बाय पॉलिशिंग और रिमूव हिल्स एंड वैलीज फ्रॉम द सरफेसेस। जिसे मैं रिज एंड ग्रूव्स बोल रही हूँ स्टूडेंट, भी हम उन्हें हिल्स एंड वैलीज भी बोलते हैं, वो हिल्स की तरह ही होते हैं। तो उनको वहाँ से हटा करके अगर हम उसमें पॉलिशिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है, वो चिपक जाते हैं, जितने भी उसमें हिल्स एंड वैलीज होती हैं तो प्लेन हो जाता है। तो इस वजह से पॉलिशिंग से फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ व्हील्स। व्हील्स अगर वहाँ पे हम व्हील्स लगा दें तो व्हील्स जो होते हैं वो इजीली, ये इस तरीके से जब पेन रोल करता है इस तरीके से व्हील्स मूव करेंगे तो वहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो रिड्यूस किया जा सकता है। व्हील्स हेल्प टू मूव ऑब्जेक्ट इन ईजियर वे बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड इज़ लेस। क्योंकि व्हील और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो वहाँ पर लेस होगा, कम होगा, और वो इजी वे में मूव करता हुआ चला जाएगा। बाय यूजिंग द फाइन पाउडर्स, अगर वहाँ पे हम फाइन पाउडर्स का यूज़ कर दें, मीन्स पाउडर को स्प्रे कर दें, तो इससे भी स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि लाइक ग्रेफाइट को मशीनरीज में यूज़ किया जा सकता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अगर हम उसकी इरेगुलरिटीज़ को, दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटीज़ को फिल कर दें तो फ्रिक्शन कम किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट सी, here we are having question number 2. List any 3 ways by which friction can be increased and reduced. 3 ways बताने हैं आपको जिससे फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है और कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। फर्स्टली मेंशन किया है कि वहाँ पे फ्रिक्शन को किस तरीके से कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। वहाँ पे हम उसको स्मूथ कर सकते हैं बाय पॉलिशिंग से। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट। ऑयल और ग्रीस का एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करके हम उसको, अगर फ्रिक्शन उस सरफेस को ऑयलिंग कर देते हैं तो वहाँ पे भी रिज एंड ग्रुप्स फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो वहाँ पे भी फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स ऐसे छर्रे आपने देखे होंगे, तो उनका भी यूज़ करके हम मशीनरीज पार्ट में यूज़ करके उनसे भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। Now see student, question number 3 is what is fluid friction? Explain why objects moving in fluid must have special shape. देखिए स्टूडेंट, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट्स मोशन इधर विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ और ऑफ अनदर मीडियम मूविंग थ्रू फ्लूइड। यहाँ तक है आपका आंसर। सो स्टूडेंट, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि क्या करता है, उस फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड पार्ट या लिक्विड जो भी है उसके अंदर वो रेजिस्ट करता है, उसको मना करता है मोशन को, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ये किसकी, फ्लूइड के थ्रू होता है। नाउ इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। जो ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड में मूव कर रहे हैं, जैसे कि सबमरीन वगैरह होती है, तो उनकी एक स्पेशल शेप क्यों होनी चाहिए? बिकॉज मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स बिकॉज ड्रैग फोर्स और द फ्रिक्शन फोर्स, जो इसे हम ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं या फिर फ्रिक्शन फोर्स, जो कि उस फ्लूइड में अप्लाई किया जा रहा है, उस मतलब जैसे वाटर में सबमरीन मूव करती है, तो अगर उनकी एक स्पेशल शेप होगी, तो जैसे सपोज दैट इस शेप में है तो वो वाटर को कट करते हुए निकल जाएंगे, सबमरीन चली जाएगी। तो इस तरीके से स्पेशल शेप जो है डिज़ाइन करनी चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड। Now question number 4 is how many types of friction have you come across? Define them. Is rolling friction more than dynamic friction? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कितने तरीके की फ्रिक्शंस होते हैं, कितने तरह के फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, और उनको डिफाइन भी करना है, और ये भी बताना है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है क्या वो डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। द काइंड ऑफ फ्रिक्शंस आर, फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इनटू प्ले। जो मतलब मोशन में होता है, प्ले मतलब जो चल रहा है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, डज नॉट अलाउ टू बॉडीज
टू स्लाइड, और ये एक दूसरे के ऊपर मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करने नहीं देता है, लेकिन मोशन में रहता है. सो दैट इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन. इस एग्जाम्पल में स्केटिंग ले सकते हैं. स्केटिंग में क्या होता है, व्हील्स चलते हैं, स्लाइड नहीं होता है. ओके, टेबल लैंप जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है बट वो वर्किंग होता है. तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के. नेक्स्ट है डायनेमिक और स्लाइडिंग. डायनेमिक और स्लाइडिंग बोथ आर द सेम. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज. दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, व्हेन दे आर स्लाइडिंग, जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, इसीलिए स्लाइडिंग को स्लाइडिंग फ्रिक्शन किया गया है. लेकिन स्पीड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए. एक यूनिफॉर्म स्पीड में स्लाइड करते हुए जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज द डायनेमिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एग्जाम्पल रबिंग बोथ हैंड, जैसे हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर हम रब करते हैं तो वो स्लाइडिंग भी पोजीशन है क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हो रहा है, सिर्फ स्लाइड कर रहा है. ओके, नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन वन ऑफ देम इज रोलिंग. जो रोलिंग फ्रिक्शन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर रोल कर रहा है, कॉन्टेक्ट में रहते हैं, रोल करते हुए रहते हैं. जैसे मैं कई बार आपको ये पेन का एग्जांपल देती हूँ. सो दैट इज नोन एज द रोलिंग फ्रिक्शन. ट्रक टायर्स हैं आपके, बॉल बेयरिंग्स, ये ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन. नाउ एक क्वेश्चन था इसमें, इट इज़ मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बेटा देखिए ये बहुत ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन से डायनेमिक फ्रिक्शन कम होता है. आपका क्वेश्चन था डायनेमिक फ्रिक्शन से, तो ये कम होता है. फॉर मोर मतलब स्लाइडिंग और डायनेमिक फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है. फॉर सम पेयर्स ऑफ बॉडीज, कुछ के लिए, व्हेन वन बॉडी रोल्स अपॉन अनदर, जब एक दूसरे के ऊपर रोल कर रही होती है, नो स्लाइडिंग और नो स्लिप बिटवीन देम, तो उसमें कोई स्लिप आउटिंग नहीं होता है और रोलिंग नहीं होता, स्लाइडिंग नहीं हो रहा होता, रोलिंग अलग चीज़ है. सी स्टूडेंट, दिस इज योर 5th क्वेश्चन, लास्ट वन. इसमें आपको यू हैव टू डिस्कस 3 ways टू मतलब एडवांटेजेस क्या हैं. तो फर्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट. जैसे हमारे फीट और हमारे फुटवियर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है दैट हेल्प अस टू वॉक, हमें उस चलने के लिए हेल्प करता है. कार और बसेस में जो व्हील्स लगे होते हैं वो वहाँ पे भी फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं जिससे कि वो टायर्स रोड पर इजीली मूव कर सकते हैं. विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग ऑन पेपर पे जब हम राइटिंग वर्क करते हैं तो अगर फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं क्रिएट होगा तो राइटिंग वर्क भी पॉसिबल नहीं होगा, हमारा पेन स्लिप हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर, गुड बाय.